start. I'll share my screen now. Okay. So last time we were somewhere looking for the first chapter and we started it. There were few queries from my side also, and I'll again discuss what we might have forgotten also. So थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Okay, and I feel I can ask you some questions and I will get the answers, so I understand कि आपको धीरे धीरे समझ में आ गया है हर चीज़. तो अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ खाली आंसर देने के लिए. All participants are unmuted. ओके. अभी बहुत सारे डाउट है मेरे दिल में. चलो विशाल, मुझे कुछ बताना है आपको. अनम्यूट करो. मुझे बताओ कि इनपुट टाइप क्या यूज करता है, हमें कैसे कि कौन से टैग के साथ हम लोग यूज करते हैं. आवाज इको हो रहा है. इनपुट टाइप हाँ, ये इनपुट टैग कौन से फॉर्म एलिमेंट फॉर्म के लिए यूज एलिमेंट करते है. हैं। राइट, फॉर्म एलिमेंट है, बराबर है. अभी HTML5 में नए नए इनपुट टाइप्स आ गए हैं आपके लिए. तो उसका हाँ, अपने को क्या यूज है एक्चुअली, क्या नए फीचर्स ऐड जैसे हो रहे हम हैं. लोग जैसे हम लोग को फॉर्म बनाने हैं उस हिसाब से यूज करते हैं ना। जैसे हाँ. पासवर्ड चाहिए उसके लिए, हाँ, फिर चेक बॉक्स चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, पर अभी जितने इनपुट टैग और लास्ट भी कोई टाइम भी मैंने फीचर्स आते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया ना, उसमें आपको एक फीचर और मिल हाँ, रहा है. सर आपका वॉइस इको हो रहा है। हाँ, वही विशाल चौबे का स्पीकर ऑन है. वो म्यूट करो. एक ही स्पीकर ऑन होना चाहिए. ओके. अभी नहीं इको हो रहा है, देखो. ओके. नाउ मैं आपको कुछ बता रहा था, वो ये था कि लाइक पुराने जो हमारे इनपुट टाइप थे उसके अंदर हम कुछ वैलिडेशन नहीं कर सकते. अगर टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट ही आएगा, उसके अंदर नंबर भी आ सकता है, बराबर है. और दूसरी बात है कि हमने पहला देखा था इनपुट टाइप कलर देखा था, बराबर है ना. तो इनपुट टाइप कलर में हमें क्या फीचर मिला कि एक नया फीचर एडॉप्टेड है HTML5 में, और वो कैनवास का फीचर है. और हम कलर्स को यूज कर सकते हैं. हेलो। अभी लेबल को कलर दे सकते हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स को कलर दे सकते हैं, और वो कलर यूज करना है. सर हाँ. ओके. नाउ हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है डियर. अभी तो हम बात कर रहे थे कि लाइक इनपुट टाइप कलर, ये जो टैग है हमने देखा था, उसका यूज क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को कलर देना चाहते हैं, जैसे लेबल है, स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर है, वो हमें चेंज करना है, तो हम कलर एलिमेंट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली एज इनपुट टाइप करके. ओके. और इसमें कलर पिकर आ जाता है, जो अभी तक फीचर इनकॉर्पोरेटेड नहीं था. फिर इनपुट टाइप नंबर क्यों देने का डियर, आप में से कौन बताएगा मेरे को, मैं पूछता हूँ. हाँ चलो. मोहम्मद जहीद बताएगा मुझे, रोल नंबर 1. मोहम्मद जहीद बोलो. यस सर। क्या इनपुट टाइप जो अभी मैंने पूछा, हाँ सर। नंबर, उसका क्या यूज है. जब नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, याद है मैंने क्या एग्जांपल दिया था, कैसे दिया था. चलो फिर से एक बार सर देख नहीं। लेते हैं. तुम नहीं थे क्या उस लेक्चर में डियर. सर था। फिर सर वो दिन नेटवर्क प्रॉब्लम था ना सर, तो बीच लेक्चर में चला गया था. अभी देखो इनपुट आउट हो टाइप गया था। नंबर जो है हमारा, वो क्या करेगा. देखो सबसे पहली बात है, ऑटो कंप्लीट हो गया. फॉर्म 1 URL रीड ओनली. इनपुट टाइप कलर, सबसे पहली बात कलर का एग्जांपल देख लो एक बार.
ये जस्ट रिवीजन है। हाँ, फटाफट मैं कोड दिखाऊंगा और आपको ये देखो, कोड ऐसे ही लिखना है आपको। कि आपने क्या किया है, एक लेबल ले लिया, उसको बैकग्राउंड कलर नाम का एक प्रॉपर्टी दे दिया, और उसमें लिखा है कि बैकग्राउंड कलर इधर आपको चूज करना है। और फिर बैकग्राउंड कलर, ये जो आईडी है, उसको आप कौन सा टाइप असाइन कर रहे हो, कलर टाइप, यानी इनपुट में टाइप आपका क्या है, कलर है। तो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस कोड को, आपको क्या आउटपुट मिलेगा इसका, ऐसे मिलेगा, ये वाला। और जब भी आप इसको क्लिक करोगे, देखो कलर पिकर आ जाएगा। और कलर पिकर आने के बाद स्लाइडर को मैं चेंज करता हूं और क्लिक कर देता हूं। ये देखो, बाय डिफॉल्ट उसका कलर पिकर में जो कलर है वो ब्लैक रहेगा, यानी सब 0 0 रहेंगे। ओके। और जब मैं कलर पिकर को ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा और स्लाइडर पे जाऊंगा, कलर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो, मेरे को जो कलर चाहिए मैं इधर पिकर से लेके आएगा। अगर रेड कलर चाहिए, रेड कलर लेके आऊंगा और रेड कलर से ऐसे क्लिक करूंगा। जितना इंटेंसिटी का रेड कलर चाहिए, वैसे वैसे देखो इधर पिकर में कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपको मिलियंस ऑफ कलर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, अलग अलग शेड के। आपको जो शेड चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। तो इनपुट टाइप कलर का हमें बेनिफिट क्या मिल गया, हम कोई एलिमेंट को कलर दे सकते हैं, हम फॉर्म के बैकग्राउंड कलर को भी कलर चेंज कर सकते हैं। और हमारे ऊपर है कि कलर पिकर आ जाता है, जिससे हमको जैसा चाहिए वैसा कलर हम हमारे लिए डिजाइन कर सकते हैं। ओके। सो इनपुट टाइप कलर हो गया। अभी इनपुट टाइप नंबर को किस तरह से हमने सोचा था, क्या करना पड़ेगा इनपुट टाइप नंबर लिए तो, मोहम्मद जईद, इनपुट टाइप नंबर जब भी आप बोलोगे ना, तो क्या एक्सेप्ट होगा, सिर्फ नंबर एक्सेप्ट होगा। यानी अभी तक आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था, तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या आता है, अल्फाबेट भी आता है, नंबर्स भी आता है। अभी आपको कोई ऐसा फील्ड डालना है जिसके अंदर कोई अल्फाबेट डालेगा तो उसको एरर मैसेज आना चाहिए। बराबर है। लास्ट टाइम मैंने कुछ कोड दिया था आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी यही कोड उठाते हैं हम लोग, सी यहां पर जाते हैं, एक नया ही कोड मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। नोटपैड में जाता हूं। नेक्स्ट लाइन हम लोग HTML लिखेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेट अवे यहाँ पर हेड टाइटल वगैरह नहीं लिख रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं। ओके। और बॉडी के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म लिखना पड़ेगा कंपलसरीली, क्योंकि ये फॉर्म के एलिमेंट्स है इनपुट टाइप में। और फिर मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। ओके। और सपोज इधर मैंने दे दिया रेंज, अरे अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे आप लोग, कि मैं लेक्चर मोड में ले जाऊं आप लोगों को, मेरे को जबरदस्ती आपको सबको अनम्यूट करना पड़ रहा है फिर। All participants are muted. खान जहीद को अब अनम्यूट हो गए। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर आपने बोल दिया, फिलहाल मैं रेंज नहीं डाल रहा हूं यहां पर। ओके। फिर हमने बोल दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये बोलने से क्या आ जाएगा, सबमिट बटन आ जाएगा। एंड सबमिट बटन क्लोज करेंगे, यहाँ पर फॉर्म को क्लोज करेंगे। ओके। और यहाँ पर बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को भी क्लोज कर देंगे यहाँ पर। और फिर हम लोग इसको नाम दे देंगे फाइल सेव एज, सॉरी, इनपुट टाइप नंबर, ऐसा दे दिया मैंने। HTML बोल दिया यहाँ पर, ऑल फाइल्स कर दिया और सेव कर दिया। फाइन। अभी इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। इनपुट नंबर, ओके, क्लिक किया हम लोग ने। एग्जीक्यूशन में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही एलिमेंट मिल गया है, बराबर है। आपने इधर टाइप किया 1 2 3,
और सबमिट मार दिया, आपको कुछ एरर मैसेज नहीं आएगा। पर अभी मैंने अल्फाबेट टाइप कर दिया यहाँ पर। देखो सबसे पहली बात है, मैं टाइप करने जा रहा हूँ, मेरा अल्फाबेट वहां पर क्या नहीं हो रहा है, टाइप नहीं हो रहा है। जब भी मैं नंबर की प्रेस करूंगा और नंबर्स ही टाइप करूंगा तो ही वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर, मेरा कर्सर भी हिल नहीं रहा है, और मैं सबमिट मारने की कोशिश करूंगा तो कुछ नहीं जाएगा, ब्लैंक जाएगा। अभी इसमें अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया होता इसी प्रोग्राम में, मैं आपको उसका रिक्वायर्ड नाम का जो एट्रीब्यूट है वो समझा देता हूँ। हम लोग इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, एक चीज और लिख देते हैं इधर, कौन सा, रिक्वायर्ड। इधर रिक्वायर्ड लिखने का मतलब क्या हो गया, वो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, यस हो गया। अभी देखो मैं सबमिट करता हूं यहां पर, क्या होता है देखो, ब्लैंक सबमिशन नहीं जाएगा। देखो बताता है फिल आउट दिस डिटेल, ओके। और मैं अल्फाबेट डालने की कोशिश करता हूं यहां पर तो टाइप ही नहीं होता है, और नंबर डालने की कोशिश करता हूं तो टाइप हो जाता है। इसका मतलब जब भी आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर डालोगे तो सिर्फ नंबर जाएगा। इसका मतलब हमें HTML4 यानी इसके अर्लियर वर्जन में हमको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना पड़ता था कि वो नंबर है या नहीं वो चेक करने के लिए। अभी आपको प्रोग्राम लिखने का जरूरत नहीं। अभी आप जब ये HTML5 में प्रोग्रामिंग करोगे, इनपुट टाइप नंबर लिखा तो वहां सिर्फ नंबर ही जाएगा, और अल्फाबेट चाहिए आपको और दोनों वैल्यूज चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, तो आप इनपुट टाइप क्या लिखो, टेक्स्ट लिखो। अभी लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था कि टेलीफोन नंबर, मेरे को पैटर्न, मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा पैटर्न में कंफ्यूज हुआ था। और वो कंफ्यूज क्यों हुआ था, आपका टेक्स्ट बुक से ही कोड मैंने उठाया था जो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमन टैग करके उसके अंदर। तो उसमें मेरे को तकलीफ क्या हो रही थी कि जब भी आप कहीं से टेक्स्ट उठाते हो तो टेक्स्ट के डेफिनेशंस चेंज हो जाते हैं, यानी अल्फाबेट्स जो दिख रहे हैं आपको वो दिख तो रहे पर उनका ASCII वैल्यू चेंज हो जाता है और फिर वो इंटरप्रेट नहीं होते बराबर। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर ढूंढ के निकाला कि मेरे को टेलीफोन नंबर फील करना है। आपको पता है कि हर टेलीफोन नंबर के अंदर टेलीफोन जो आपका एक्सचेंज रहता है उसका कोड नंबर रहता है, फिर बाद में आपके आपका एक सीरियल नंबर रहता है। तो उसके लिए एक अलग से पैटर्न डिजाइन करते हैं हम लोग, बराबर है। तो अभी यहाँ पर देखो किसी ने ऐसा बोल दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेल। जब भी हम इनपुट टाइप टेल बोलेंगे तो उसके अंदर क्या डालना होगा, टेलीफोन नंबर डालना होगा। फिर मैंने उसको एक आईडी दे दिया फोन नंबर करके, ओके। उसका वेरिएबल का नाम क्या रखा, फोन रखा। और यहाँ पर देखो एक एट्रीब्यूट यूज किया, कौन सा, प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर क्या बताता है कि मैं नंबर कैसे टाइप करने का। तो मेरे को पहला 3 डिजिट देना पड़ेगा, फिर डैश देना पड़ेगा, फिर दो डिजिट का नंबर देना पड़ेगा, फिर डैश देना पड़ेगा, फिर 3 डिजिट का नंबर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैटर्न में क्या दिया है, देखो पैटर्न नाम के एट्रीब्यूट में क्या दे दिया है, 0 to 9 नंबर, कितना चाहिए, 3। फिर जीरो डैश, फिर क्या चाहिए, 0 to 9 नंबर, कितना चाहिए, 2 डिजिट। और इधर मैंने वापस डैश दिया और मैंने इधर लिखा 0 to 9 नंबर कितना चाहिए मेरे को, 3। और मैंने रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या दे दिया, ये दे दिया। अभी रिक्वायर्ड वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, खाली रिक्वायर्ड देता हूं यहाँ पर क्योंकि ये रिक्वायर्ड वाला कोड है, ओके। सो इसका मतलब मेरे को टेलीफोन नंबर भरना बहुत कंपलसरी है। मैंने इसको सेव कर दिया, कल मैंने कोड को चेंज किया था, ओके। अभी मैं ऐसे डबल क्लिक करता हूं तो मैंने जब भी यहाँ पर टेम्पलेट डिजाइन किया है वो किसकी वजह से डिजाइन आया है, पैटर्न की वजह से नहीं आया। किसकी वजह से आया दोस्तों, प्लेस होल्डर, ये एट्रीब्यूट हमने यूज किया है। तो प्लेस होल्डर में जो भी मैंने लिखा है वो मेरे को इधर बता रहा है कि डेटा कैसे डालना है। नीचे मैंने टेक्स्ट में भी लिखा है यूजर को समझने के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे यूजर कुछ टाइप करता है, सपोज मैंने इधर कुछ टाइप कर दिया तो जो मैंने प्लेस होल्डर में लिखा वो निकल जाता है। अभी मैंने यहाँ पर सपोज बिना कुछ सिंटैक्स फॉलो किए टाइप कर दिया टेलीफोन नंबर, वो खुद ब खुद सेपरेट नहीं करेगा। मैं अगर क्लिक करता हूँ मेरे को बताएगा कि डिजायर्ड पैटर्न में टाइप करो। अभी डिजायर्ड पैटर्न क्या है मेरा, देखो मेरे को 3 डिजिट लिखना है कोई भी, बराबर है। फिर मेरे को क्या लिखना है, डैश। फिर मेरे को वहां पर 2 डिजिट लिखना है, फिर मेरे को क्या लिखना है, देखो डैश। और फिर मेरे को वापस 3 डिजिट लिखना है, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और बीच में डैश। जब भी मैं सबमिट मारूंगा मेरे को एरर नहीं आएगा, और अगर एरर नहीं आया इसका मतलब ये डेटा पास हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग द पैटर्न। देखो 1 2 3 डैश मैंने 4 5 लिखा या 7 8 लिखा और उसके बाद
3 डिजिट दे दिया, मैंने बीच में का डैश भूल गया, देखो फिर भी वो बोलेगा रिक्वायर्ड पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, बराबर है। तो आप मैच करो पैटर्न के साथ, ऐसे बोल रहा है। तो मेरे को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर डैश देना पड़ेगा, फिर 789 लिखना पड़ेगा। सो इससे क्या हो गया कि यूजर गलत तरीके से डेटा और इनपुट आपको नहीं दे सकता है, जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में दे सकता है पर अभी नहीं दे सकता है वो आपको। अभी आप में से कोई मेरे को पूछेगा कि सपोज इधर मेरे को अल्फाबेट चाहिए ए से जेड, किधर, लास्ट अपने इसके अंदर, लास्ट पैटर्न के अंदर, तो मैं क्या चेंज करूं और किधर चेंज करूं। अपन विदाउट रिक्वायर्ड पे देख लेते हैं इसको। ये देखो अभी मैंने यहां पर आपको बता ही दिया है कि जब भी मेरे को अल्फाबेट चाहिए लास्ट 3 डिजिट में, तो मैं इधर क्या लिखेगा, ए टू जेड, ए, फिर क्या लिखेगा डैश जो माइनस साइन है, और फिर क्या लिखेगा जेड, और फिर इधर कितना लिखेगा 3। मेरा पैटर्न प्लेस होल्डर में देखो ऐसे आ गया, और यहां पर मैंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, बराबर है, सेव किया मैंने। और रिक्वायर्ड नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ता है वो भी आपको समझा देता हूं। अभी देखो, हाँ रिक्वायर्ड वाले में जाता हूं, पहले इसको एग्जीक्यूट करते। मैं इसमें कुछ वैल्यू नहीं डालता हूं, मेरे को बताता है प्लीज फिल आउट द फील्ड। इसका मतलब जब भी आप रिक्वायर्ड या एट्रीब्यूट यूज करते हो आपके इनपुट टाइप के साथ, तो इसका मतलब वो फील्ड के अंदर वैल्यू भरना ही कंपलसरी है। अगर वैल्यू नहीं भरोगे फॉर्म आगे नहीं जाएगा आपका, आपको कर्सर उधर ही रखेगा, सबमिट मारोगे डेटा जाएगा नहीं आपका सर्वर पे। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज आपने उधर रिक्वायर्ड फील्ड को क्या नहीं किया, फिल नहीं किया, तो आप कंपलसरी कर रहे हो। अभी हम नॉन रिक्वायर्ड फील्ड पे जाते हैं, और मैं वो पैटर्न वाली बात दिखाता हूँ आपको जिसमें मैंने अल्फाबेट डाला है, बराबर है। अभी देखो इधर पैटर्न के टेम्पलेट में मेरे को दिख रहा है मैंने पैटर्न फॉलो नहीं किया, मैंने कुछ नंबर लिख दिया, मेरे को वो एरर मैसेज बताएगा। चलो मैंने पैटर्न फॉलो किया, 1 2 3 डैश 4 5 डैश, और फिर मैंने क्या किया इधर 8 7 9 ऐसा कुछ लिखा इधर, और सबमिट मार दिया। देखो वो मेरे को बताते जा रहा है कि आप बराबर पैटर्न के हिसाब से नहीं लिख रहे हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं लिखता हूं CCC, कैपिटल CCC लिखना चाहिए मेरे को, या कैपिटल शिफ्ट प्रेस करता हूं और कुछ अल्फाबेट लिख देता हूं 3। देखो अभी मैसेज आना बंद हो गया मेरे को एरर का, और मैं सबमिट मारूंगा मेरे को एरर मैसेज नहीं आएगा, आपका डेटा सर्वर पे पहुंच गया। इसका मतलब अगर आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया कि आप एक ऐसा फॉर्म डिजाइन करो जिसमें पहले 3 अल्फाबेट होना चाहिए, फिर बाद में डैश होना चाहिए, बाद में 2 नंबर्स होना चाहिए, फिर डैश होना चाहिए, और बाद में 3 अल्फाबेट होना चाहिए, तो पहला 3 अल्फाबेट, लास्ट में 3 अल्फाबेट, बीच में नंबर, ऐसा अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया तो आपको किस में डिजाइन करना होगा, कोड के अंदर आपको आपके पैटर्न के अंदर उसको डिजाइन करना होगा। तो पैटर्न का जो कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में थोड़ा फंबल हो गया था मैं, क्योंकि वो कोड ही नहीं चल रहा था जो टेक्स्ट बुक वाला कोड है वो, बराबर है। तो अभी आपको दोनों भी क्लियर हो गया, और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी और विदाउट रिक्वायर्ड वाला कोड क्लियर हो गया। सब लोग आंसर करो मेरे को, मैं अनम्यूट करता हूँ चलो क्लास को। आपको यहां तक समझ में आया क्या सबको, आंसर करो। All participants are unmuted. यस सर। यस सर। बिल्कुल डाउट। अभी हमें इनपुट टाइप नंबर समझ में आया, अभी हम लोग को क्या देखना है कि ऑटो कंप्लीट कैसे चलता है। अभी ऑटो कंप्लीट नाम का आपको एक फीचर मिल गया है इसके अंदर, जो फीचर आपको HTML4 में नहीं मिलता था। अभी पहले कोड देखेंगे क्या है इसका, आप ये कोड को स्क्रीनशॉट कर लो। अभी सबसे पहली बात है कि ये जो ऑटो कंप्लीट फीचर है ना, ये कभी चलेगा ये भी आपको मैं समझाता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, अभी आपको पता है कि ब्राउजर आपका डेटा कैप्चर करता है। आप लोग अगर लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करने जाते हो ना, तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है आपके फील्ड के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट फीचर बोलते हैं। और इसका सेटिंग ब्राउजर के अंदर होता है। जब भी आप ब्राउजर के अंदर ऑटो कंप्लीट डालोगे, और ऑटो कंप्लीट को जब भी आप कुछ डेटा टाइप करोगे, ये ऑटो कंप्लीट अगर ऑफ रहेगा ब्राउजर के अंदर तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अभी अपने यहाँ पर मेरे मशीन के अंदर जो गूगल क्रोम है, जिसको मैं वाइडली यूज करता हूँ, मैंने उसे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया है, तो ये ऑटो कंप्लीट फीचर उधर नहीं चलेगा।
HTML5 का। पर फिर मैं वही कोड आपको मोजिला में दिखाऊंगा, ऑटो कंप्लीट वहां पर चलेगा। और ऑटो कंप्लीट कैसे हेल्प करता है, तो सबसे पहली बात है अपने को डेटा रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। और कैसे आएगा, देखो मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, बराबर है। मैंने इधर बोला नेम, और नेम को क्या बोल दिया, एफ नेम। फिर मैंने बोल दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वापस, और एल नेम बोल दिया, ओके। और मैंने यहाँ पर एल नेम लिखा। और फॉर्म के अंदर मैंने फॉर्म टैग के अंदर सभी फील्ड को ऑटो कंप्लीट क्या रखा है, ऑन। पर यहाँ पर देखो इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिखा मैंने, और ईमेल के अंदर मैंने ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू क्या लिखा, ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि मेरा ऑटो कंप्लीट फीचर दो फील्ड के लिए चलेगा, एफ नेम और एल नेम के लिए। पर किसके साथ नहीं चलेगा, ईमेल के साथ। वो ईमेल के अंदर वैल्यू क्या नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। ये पहले कोड सब लोग स्क्रीनशॉट कर लो। सबने स्क्रीनशॉट किया कोड को? All सब participants are unmuted. स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, आगे जाऊं मैं? यस सर। ओके फाइन, अभी वापस लेक्चर मोड में जाता हूं। All participants are muted. ओके, नाउ अभी इसको एग्जीक्यूट करते वक्त देख लेंगे क्या होता है। पहले मैं क्या करूंगा, इसको गूगल क्रोम में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। ऑटो कंप्लीट बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन होने वाला है। अभी देखो मैंने इधर पहले टाइम नाम टाइप किया ए, एल नेम क्या टाइप किया, बी, और ईमेल आईडी इनपुट टाइप ईमेल होने की वजह से देखो मैंने कुछ भी टाइप किया और सबमिट मारने को गया, देखो मेरे को बताता है ईमेल नहीं है ये। ईमेल के अंदर क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए, बराबर है ना। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ccc@rrr.com। मैंने कुछ तो भी लिख दिया इधर। अभी देखो, हाँ सबमिट मार दिया मैंने, डेटा गया। नेक्स्ट टाइम मैं जाता हूँ ना, इधर ऑटो कंप्लीट फीचर मेरा चालू नहीं होता है। क्यों नहीं चालू हो रहा है, बिकॉज मैंने ब्राउजर के अंदर ऑफ कर दिया है। कभी कभी आपको पजल होगा कि आप लोग कोड तो बना रहे हो पर वो कोड चल नहीं रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है, आपको सोचना है बैक ऑफ द माइंड कि आपका ब्राउजर का सेटिंग क्या है। आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा इधर, और सेटिंग्स में ऑटो कंप्लीट नाम का एक फीचर देखना पड़ेगा आपको। वो ऑटो कंप्लीट फीचर को अगर आपने ऑफ कर दिया है तो देखो ऑटोफिल, ये ऑटोफिल को अगर आपने ऑफ कर दिया है तो आपका डेटा ऑटोफिल नहीं होगा। अगर आपने ऑन रखा है तो ऑटोफिल होगा। अभी मैं यही कोड आपको मैं मोजिला में करके बताता हूँ कैसे करने का। ओके, वापस कोड के अंदर जाते हैं, एक मिनट। कोड के अंदर पहुंच गए। अभी इसको ना राइट क्लिक करके ओपन विथ, और मैं मोजिला फायरफॉक्स बोलूंगा। एग्जीक्यूट हो गया अभी। नॉट नाउ बोलता हूँ, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, @ss.com। ओके, सबमिट बोल दिया मैंने। अभी देखो क्लिक करता हूँ और कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसे ही टी टाइप किया मेरे को नीचे दिख रहा है, देखो टी। ओके, मैंने और क्या टाइप किया था इधर, ए नहीं टाइप किया था, मैंने क्या टाइप किया था, बी। और देखो मेरे को बी मिल गया। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आप डेटा एंट्री करने जाओगे, अगर आपने टाइप किया है नाम अक्षय और अक्षय के लिए ही कुछ फिल करना है, ये ऑटो कंप्लीट आपको वहां पर क्या करेगा, बता देगा कि आपको क्या फिल करना है। अभी देखो मैंने इधर कुछ नया लिखा, ओके,
और इधर भी कुछ नया लिखा। अभी कौन सा सेव नहीं हो रहा है देखो, नीचे जो है मेरे को ऑटो कंप्लीट फीचर नहीं आ रहा है। सबमिट बोलता हूं, अभी देखो दिख रहा है आपको। अभी इधर देखो, अभी आपको दोनों डेटा दिख रहे हैं यहां पर। इसका मतलब जो भी हम टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे ऑटो कंप्लीट की वजह से क्या होते रहेगा, उसके पास सेव्ड रहेगा। इससे हमारा डेटा एंट्री क्या बन सकता है, फास्टर बन सकता है। तो ये एक फीचर ऑटो कंप्लीट का हमें मिल गया। ये ऑटो कंप्लीट नाम का आपका एट्रीब्यूट है, आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। ओके, अभी ऑटो फोकस देखेंगे आज हम नया। ऑटो फोकस क्या होता है, ऑटो कंप्लीट आज सीखा नया। ऑटो फोकस क्या होता है देखो, अभी ऑटो फोकस के लिए मैंने दो एग्जांपल बनाए। आप लोग बोलोगे सर जब भी आप फॉर्म बनाते हो ना तो हमेशा कर्सर पहले फील्ड पे ही आता है। आपको ऐसा करना है कि दूसरे फील्ड पे भी लेके जाने का है कर्सर को। तो पहला ये ऑटो फोकस को देख लेते हैं। ऑटो फोकस क्या करेगा, पहले फील्ड के ऊपर आपका कर्सर लेके जाएगा। मैं इसको अभी एग्जीक्यूट कर देता हूं ऑटो फोकस को। अब ये फॉर्म के अंदर आपको पहला फील्ड हाईलाइटेड दिख रहा है और दूसरा फील्ड अनहाइलाइटेड दिख रहा है। इसका मतलब आपका कर्सर देखो पहले फील्ड पे है। और इधर मैं कुछ दूसरा टाइप कर लेता हूँ और सबमिट मार देता हूँ। आपका फोकस पहले फील्ड पे था। ये कैसे लिखा था मैंने, मैं यहाँ पर व्यू सोर्स करता हूँ। देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था, आईडी मैंने लिखा कंटेंट, नेम इज इक्वल टू कंटेंट, और ऑटो फोकस लिखा इसके साथ में। ऑटो फोकस जिसके साथ लिखूंगा वो फील्ड पहले फोकस हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर क्या येड़ा बना रहे हो हम लोगों को, आप ऑटो फोकस बोलते हो पहले फील्ड पे तो हमेशा कर्सर आता ही है। अभी ये कोड हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैंने ऑटो फोकस किधर लिखा है देखो, दूसरे फील्ड के साथ लिखा है, पहले फील्ड के साथ नहीं लिखा है। बराबर है, सेम कोड है कंट्री और सिटी का, और उसको मैंने किधर डाल दिया, ऑटो फोकस सेकेंड टाइम पे डाल दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं ऑटो फोकस को। अभी मेरा पहला फील्ड हाईलाइट नहीं हो रहा है। कौन सा फील्ड हाईलाइट हो रहा है, सेकेंड वाला फील्ड। यानी अगर आप फॉर्म के अंदर कोई स्पेसिफिक फील्ड को पहले भरना चाहते हो तो वहां पर आपको कौन सा एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, जो पुराने एट्रीब्यूट्स में कहीं नहीं था, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। जब भी आप ऑटो फोकस लिखोगे कर्सर उस एलिमेंट पे पहले चला जाएगा और फिर बाद में बाकी के एलिमेंट्स पे चला जाएगा। जनरली कोई भी अपने फॉर्म का पहला फील्ड ही ऑटो फोकस करता है, ऐसा नहीं करता कि दूसरा या तीसरा फील्ड। पर अगर आपका दूसरा या तीसरा पे फील्ड प्रायोरिटी है तो ही आप उसको ऑटो फोकस तीसरे फील्ड पे करोगे। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड कि कैसे आपको किधर ऑटो फोकस करना है। तो ऑटो फोकस पहले फील्ड को भी करके बताया मैंने, दूसरे फील्ड को भी करके बताया मैंने। ओके, फिर अभी हम लोग को देखना है कि अगर मेरे को यूआरएल डालने का है वेबसाइट का, तो मैं कैसे यूआरएल डालूंगा जिसके अंदर वेबसाइट का यूआरएल पास होना चाहिए। तो उसके लिए एक कोड मैं आपको दिखा देता हूं। अभी इधर मैंने लिखा है फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे ही लिख दिया है, कुछ फायदा नहीं है उसका। फेवरेट सर्च इंजन कौन सा है मेरा, अभी इनपुट टाइप क्या दे दिया मैंने, यूआरएल। नेम मैंने उसका वेरिएबल नेम क्या दिया, सर्च इंजन। और इधर वैल्यू के अंदर एक HTTPS वाला एड्रेस डाल दिया। अभी ये एड्रेस नहीं डालता हूं यहाँ पर, वैल्यू को ब्लैंक रखता हूं दोस्तों। ओके, और इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू के अंदर सेंड डेटा है तो सबमिट बटन पे सेंड डेटा लिख के आएगा। सेव कर देता हूं। ओके, इसको अभी क्या करते हैं, इनपुट टाइप यूआरएल में जाते हैं। अभी दोस्तों अगर मैंने सिर्फ इधर google.co.in लिखा, आपको तो मालूम है ये सर्च इंजन है google.co.in, और मैंने सेंड डेटा को क्लिक किया। देखो मेरे को बता रहा है एंटर यूआरएल। ये एक्चुअली यूआरएल है क्या, नहीं। कोई भी यूआरएल आप लिखते हो ना, आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ता है http:// फिर आपको लिखना पड़ता है google.co.in। इसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। ये ब्राउजर के अंदर हमें एक्चुअली टाइप करना होता है।
और जब भी सेंड डेटा बोलेंगे तो ये जाएगा, और आप देखोगे कि ये वैल्यू इधर गई है पोस्ट लिखने की वजह से, आपको इधर यूआरएल के अंदर वो वैल्यू दिखेगी जब भी आप इस यूआरएल को इनकोड करोगे। ये देखो, ओके। पर सपोज आपने इसका फॉर्मेट वो नहीं रखा, आपने कुछ टाइप करने का कोशिश किया, सपोज मैंने ऐसे बोला और इसको HTTPS नहीं लिखा, तो मेरे को वो हमेशा क्या देगा, यूआरएल एंटर करो, यूआरएल एंटर करो। यानी जब तक आप करेक्ट डेटा यूआरएल का एंटर नहीं करते हो विथ HTTPS, तब तक वो अपने को वहां पर एक्सेस करने नहीं देगा। क्लियर, समझ में आ गया सबको? अब इसके लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो, आपको मैं ऐसे एग्जाम में बोल सकता हूँ, इसके लिए आप लोग क्या यूज करो, यूजर को इन्फॉर्मेशन दो कि यूआरएल कैसे टाइप करने का, यूजर को इन्फॉर्मेशन दे दो कि यूआरएल कैसे टाइप करने का। ओके, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यूआरएल कैसे टाइप करने का, और यूजर उस तरह से टाइप करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर अपने को सामने वाले को बताने का है पर वो डेटा एंट्री नहीं होना चाहिए, आप क्या यूज करोगे? मैं अनम्यूट करता हूं सबको। All participants are unmuted. आप पैटर्न यूज करोगे, क्या यूज करोगे? मेरे को वहां पर हम लोग ने वो चीज यूज किया है, मैं प्लेस होल्डर, राइट। प्लेस होल्डर में आपको सामने वाले को समझाना है कि कैसे टाइप करना है यूआरएल को। अगर आप वो हमेशा वो सपोज google.co.in डालता होगा तो उसका चलने ही वाला नहीं है। क्लियर, समझ में आया आपको सबको? हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर। अभी हमें और कुछ और देखना है इसमें, ओके। और दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलने वाला है आगे चल के। मैं इन लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा है कि एडिट करना पड़ता है, नॉइज रहेगा तो नॉइज निकालना पड़ता है, वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है। अभी लास्ट एक एट्रीब्यूट देख लो कि अगर किसी फील्ड को हमको रीड ओनली करने का है तो कैसे रीड ओनली करने का। आपने ऐसे बोल दिया यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड, ओके। आपने क्या बोल दिया, देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एफ नेम, ओके। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम कंट्री वैल्यू इंडिया, और इंडिया के बाद इधर क्या दे दिया, रीड ओनली। ये फील्ड को रीड ओनली दिया, ये फील्ड को रीड ओनली नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है देखो। अभी देखो इधर बाय डिफॉल्ट इंडिया प्रिंट करके आ रहा है, आपका कर्सर इधर जा रहा है, पर आपका कर्सर देखो इधर जाने के बाद इधर आप कुछ भी चेंज करो, चेंज करने दे रहा है क्या आपको? नहीं। इसका मतलब एक बार आपने कोई वैल्यू प्लेस कर दिया अंदर, वो वैल्यू हमेशा के लिए प्लेस्ड रहेगी। सपोज ये वैल्यू आपको इंडिया बाय डिफॉल्ट दिख रही है, आपको वैसा नहीं चाहिए, उधर कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए और वो फील्ड को एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहां से जो मैंने इंडिया डाल दिया था उसको आप हटा दोगे, तो हमेशा इंडिया नहीं जाएगा, उसके अंदर खाली रहेगा वो फील्ड। इतना ही खाली करना है आपको, सेव करना है। यहाँ पर सेव करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो यहाँ पर आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, कुछ लिख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है वो कैसे बन गया है, रीड ओनली बन गया है। आप इसके अंदर कोई भी डेटा क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, खाली देख सकते हो। अगर कोई डेटा है तो देख सकते हो। अगर देखना था डेटा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू के अंदर वो क्लॉज क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो यूजर डेटा देख सकता है पर उसको क्या नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, जैसे बाकी फील्ड के साथ। इधर हम लोग ने इंडिया डाल दिया, तो जो भी वैल्यू में स्पेसिफाई करेंगे बाय डिफॉल्ट हमें दिखते रहेगा, पर उसको हम लोग क्या नहीं कर सकेंगे, चेंज नहीं कर सकेंगे। तो सबको रीड ओनली एट्रीब्यूट समझ में आ गया? देखो आ गया इधर।
आप खाली इधर ही चेंज कर सकते हो, पर आप इधर आके दिखेगा आपको, पर आप कर्सर नहीं जाएगा, चेंज नहीं होगा। रीड ओनली बिल्कुल समझा कैसे करने का? आपको ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। अभी अपने को कोई फील्ड को डिसेबल करने का, डिसेबल का मतलब क्या होता है देखो, यहां पर मैंने देखो एक फील्ड एल नेम और एफ नेम लिखा है, और इधर क्या लिखा है देखो, सबसे लास्ट में डिसेबल लिखा है। अभी डिसेबल फील्ड के साथ क्या होता है देखो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीड ओनली एंड डिसेबल। हाँ, रीड ओनली में हम लोग वैल्यू दिखा सकते हैं, इधर वैल्यू दिखा सकते हैं क्या? देखो ये फील्ड एक्सेस हो रहा है क्या? पहले उसमें एक्सेस हो रहा था, अभी इसमें एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि आपने वो फील्ड को डिसेबल कर दिया है। इसका मतलब अगर आपको इन फ्यूचर फॉर्म के अंदर कोई ऐसा फील्ड रखना है जिसको कोई भर ही नहीं पाए, जानबूझ के उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल पाए और आपको गलत डेटा नहीं आए, तो आप उस फील्ड को क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, जिससे उसके अंदर कोई भी वैल्यू क्या नहीं होगा, एंटर नहीं होगा। रीड ओनली करोगे तो वैल्यू दिख सकता है, पर उसके अंदर भी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये दोनों थोड़ा क्लोज टू क्लोज है। रीड ओनली दिखा सकता है आपको। अभी देखो इसमें कर्सर ही नहीं जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि कर्सर जाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टिंग ही नहीं है, आप एंटर ही नहीं कर सकते। रीड ओनली में आप एंटर कर सकते थे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे। ये फर्क है दोनों के बीच में। क्लियर हो गया सबको? अभी हम लोग ने लास्ट टाइम जो देखा था कॉमन कोड्स, इसमें आपको कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो, और मैंने आपको हर एक टैग के साथ आपको एक एक एग्जाम्पल समझा दिया है। मुझे लग रहा है कि आई एम एबल टू रीच यू फॉर दिस लेक्चर्स। प्लेस होल्डर समझ में आया, इनपुट टाइप डेट और टाइम बहुत इजी था। किसी को डाउट है इसमें? मैं अभी अनम्यूट करता हूं, आप लोग बात करो अभी मेरे से, कुछ भी डाउट रहेगा बात करो। All participants are unmuted. जिसको जिसको डाउट है वो मेरे को पूछो, बोलो बोलो। सर रीड ओनली और डिसेबल का फायदा क्या है? देखो रीड ओनली से हम फील्ड के अंदर एंटर हो सकते पर लिख नहीं सकते। डिसेबल और रीड ओनली कभी यूज होता है, अपने को डेटा दिखाने का है और उसके अंदर एडिट नहीं करने देने का है, तो हम रीड ओनली डालेंगे। अगर हमें डेटा भी दिखाना नहीं और किसी को उधर वो फील्ड को एक्सेस ही नहीं करने देना है, तो क्या डालने का? डिसेबल। क्या डालने का? डिसेबल। डिसेबल। हाँ, ओके। और हाँ सर। और कोई डाउट? अच्छा, ये आपको डेट और टाइम बिल्कुल समझ में आया? डेट और टाइम अगर इनपुट टाइप लिखेंगे तो क्या होता है दोस्तों? रेंज लिखेंगे यहाँ पर। देखो रेंज के अंदर कैसे लिखा है हम लोग ने, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। देखो इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर बोला, रेंज में मिनिमम इक्वल टू 1 दिया और मैक्सिमम इक्वल टू 100 दिया, तो क्या होता है, हम 1 से लेके 100 तक ही डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, बाकी का सब हम लोग ने देख लिया है। इधर हमने लिखा है देखो इनपुट टाइप इमेज, एसआरसी में मैंने एक सबमिट बटन का इमेज दे दिया है जो मैंने इधर डाउनलोड किया और उसको हाइट और विड्थ दे दिया और उसके ऊपर लिखा क्लिक हियर टू सबमिट। ओके, तो ये कोड एक बार आप मांगते तो स्क्रीनशॉट कर लो, जो लोग नहीं थे लेक्चर में। उसके लिए 2 मिनट रुकता हूं मैं, 1 मिनट रुकूंगा। सबका स्क्रीनशॉट हो गया तो मेरे को बता दो कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया कोड को। कोड विजिबल है ना सबको? ले लिया है ना? हाँ। अभी इसमें देखो ये कोड में सबमिट बटन का इमेज आपको रखना पड़ेगा। ओके, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं ये वापस कर रहा हूँ। देखो आपने इधर ये दी है पीछे प्लेस होल्डर, तो इधर कोई भी नाम एंटर करते समय पहले नाम एंटर करेगा, फिर उसका मिडल नेम एंटर करेगा, फिर इधर सर नेम एंटर करेगा। ईमेल आईडी में @ और डॉट का होना। अरे प्लीज जरा 2 मिनट अनम्यूट करो दोस्तों। ओके, आपको कैलेंडर चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आप कैलेंडर लेके आ सकते हो। आपको टाइम चाहिए, आप स्क्रॉल बार से क्या लेके आ सकते हो? टाइम लेके आ सकते हो। आपको रेंज दिया है इधर मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें कम डेटा नहीं डाल सकते। देखो बाहर क्लिक करता हूं और सबमिट मारता हूं, क्या बोलेगा देखो, रेंज इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैं इधर 2 डाल दिया, एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी देखो इधर पैटर्न दे दिया मैंने, ये पैटर्न इधर चलता नहीं है टेक्स्ट बुक का।
कोड से मैंने कॉपी किया था, ये इधर चल जाएगा अभी। और इधर देखो होम पेज में आपका होम पेज का एड्रेस डालना है, यूआरएल। सो मैं लिखेगा http:// और मैं देखो सबमिट बटन को क्लिक कर दिया। इधर बता रहे देखो आपका पैटर्न बराबर नहीं है करके। चलो मैंने इधर XYZ डाल दिया, यश नहीं है, गया डेटा। ओके, सो क्लियर हो गया। जब तक आप पैटर्न बराबर नहीं डालोगे, पैटर्न के हिसाब से नहीं डालोगे, उधर मैंने अल्फाबेट का पैटर्न दिया है तो अल्फाबेट ही डालना पड़ेगा आपको। फाइन, ये सब समझ में आया। कैलेंडर कैसे आता है? डेटा सेव कहाँ होता है? अभी डेटा यहाँ पर सेव नहीं होता है, बिकॉज आपको सेव करने के लिए आपको PHP में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा या ASP में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जो प्रोग्राम आपके फॉर्म का डेटा को रीड करेगा, रीड करके डेटाबेस में डालेगा। अभी फिलहाल आपका फॉर्म का कोई भी डेटा सेव नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ आ रहा है। जब भी आप अभी 12th में जाओगे ना, जब भी PHP पढ़ोगे ना, तो PHP में हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाएंगे, तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि फॉर्म का डेटा कैसे डेटाबेस के अंदर जाता है। ओके, और ये सिलेबस का जो पॉइंट है आपको मैं सिखाऊंगा, पर बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा।